अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि मैंने आज प्रॉमिस किया था क्लास 2 के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट्स की टाइप्स और कौन सी टाइप हम यूज़ करते हैं, विच टाइप इज़ बेस्ट फॉर अस एंड हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और हमारे लिए प्रॉफिटेबल कौन सी है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, मेरे पास अभी EURUSD लिखा नज़र आ रहा होगा आपको, और नीचे आपको सैम्बल सर्च नज़र आ रहा होगा। तो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या स्टॉक्स हो, उनको निशानदेही करने के लिए एक सैम्बल बनाए जाते हैं। वो जस्ट लाइक ये देखें, स्टॉक्स में TSLA प्रेजेंटेशन दे रहा है टेस्ला की, AAPL, तो AAPL प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल को। सही है। और ये देखें, आगे नाम भी पूरे लिखे होते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म भी लिखी होती है। इसी तरह अगर फंड्स में जाएं, फ्यूचर में जाएं या फॉरेक्स में जाएं, सब की एक शॉर्ट फॉर्म आपको नज़र आएगी और पूरा नाम भी आगे नज़र आ जाएगा। तो बेसिकली जो मेन 3 टाइप्स हैं वो स्टॉक्स है, फॉरेक्स है और क्रिप्टो है। अब मैं प्रोफेशनली फॉरेक्स करता हूँ और कभी कभार क्रिप्टो करता हूँ, तो मैं आपको इन ही चीज़ों के बारे में ज़्यादा ब्रीफ करूँगा, लेकिन उससे पहले स्टॉक्स के बारे में समझा देता हूँ। देखें, एप्पल पे क्लिक करके देखें, आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो क्रिप्टो में नज़र आ रही है और फॉरेक्स में नज़र आ रही है। वही कैंडल्स हैं, इनको कैंडल्स कहते हैं जो हमारे सामने है। ये हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे एनालिसिस में। तो ये जो मेरे सामने चार्ट नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं कैंडल स्टिक्स चार्ट। वही चीज़ें हैं। किसी भी एक चीज़ को मास्टर करने के बाद आप वो नॉलेज किसी भी मार्केट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके आपको रिजल्ट्स इंशाल्लाह बेहतरीन ही मिलेंगे। तो स्टॉक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो में फ़र्क क्या है? देखें, स्टॉक्स में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्रिप्टो में है। अब क्रिप्टो से भी ज़्यादा फॉरेक्स में है। अब फॉरेक्स में सीन क्या है? फॉरेक्स में पर डे 6.3 ट्रिलियन डॉलर्स का कारोबार होता है, की इन्वेस्टमेंट होती है। और देखें, इतने बड़े समंदर से अगर हम एक दो बाल्टी निकाल लेंगे तो कोई गरीब नहीं होने वाला, लेकिन हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और क्रिप्टो में देखें तो क्रिप्टो में भी पर डे 3.3 ट्रिलियन से ज़्यादा का कारोबार होता है, लेकिन इन तीनों मार्केट्स में फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा कारोबार किया जाता है। अब इसीलिए प्रोफेशनली तो मैं फॉरेक्स ही करता हूँ, तो मैं फॉरेक्स के बारे में ही डिटेल से ज़्यादा बताऊँगा। स्टॉक्स पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो फॉरेक्स पे इम्प्लीमेंट होती है, क्रिप्टो पे इम्प्लीमेंट होती है, स्टॉक्स पे भी इम्प्लीमेंट होती है। अब आपका शायद सवाल आए कि अगर मुझे इतनी नॉलेज है फॉरेक्स और क्रिप्टो के बारे में, तो स्टॉक्स भी तो मुझे करनी चाहिए। देखें, अब स्टॉक्स में आके एक चीज़ जो ज़्यादा टफ हो जाती है वो उसके फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं वो भी हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं वो इस चीज़ को टफ बना देते हैं, जो कि फॉरेक्स और क्रिप्टो में स्टॉक्स के मुकाबले कम होते हैं। अब क्रिप्टो में भी ये चीज़ होती है कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। फॉरेक्स की निस्बत कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इनकम जनरेट की जा सकती है क्रिप्टो की निस्बत। और इसमें हमें वॉलेटाइल ज़्यादा करेंसीज मिलती हैं। वॉलेटाइल से मुराद उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, और जिस मार्केट में मूवमेंट होगी उसमें ही तो हम पैसा बना सकेंगे। जिस मार्केट में मूवमेंट ही नहीं हो रही, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, उसमें हम इनकम कैसे जनरेट करेंगे? सो इसीलिए मैं फॉरेक्स करता हूँ, और ज़ाती तौर पे सजेशन भी यही करूँगा कि आप भी फॉरेक्स पे ज़्यादा गौर करें, क्रिप्टो पे इतना ही गौर ना करें। उसकी रीज़न ये है कि हमें क्रिप्टो सुनने में दिलचस्प नाम लगता है कि मेरे पास बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन नाम सुनने में ज़रा हैवी है, और बताने में और सुनने में, डिस्कस करने में ज़रा फीलिंग्स अच्छी आती है, हमारे हार्मोन्स हमें एक खुशी का एहसास कराते हैं। लेकिन हमने उस खुशी की तरफ नहीं जाना, हमने देखना है कि हमारे लिए क्या चीज़ ईजी है और क्या इजी टू यूज़ है, इजी टू लर्न है, और क्या इजी टू इम्प्लीमेंट है। हम उसी चीज़ को लेके इंशाल्लाह आगे चलना चाहेंगे। और मेरे ख्याल में वो फॉरेक्स है, इसको समझना भी आसान है, सबकी निस्बत इसको काम करना भी आसान है। इसमें वो फंडामेंटल एनालिसिस भी इतने टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। तो ये थी इसके बारे में मालूमात। अब बात कर लेते हैं, जब फॉरेक्स करनी है तो फॉरेक्स में हमें
EUR USD GBP USD GBP USD USD JPY GBP JPY ये जो सिंबल्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक पेयर बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, तभी तो उसको पेयर कहते हैं। अब यहाँ पे जितने सिंबल्स हैं वो पेयर्स हैं। किस किस का पेयर है? दो करेंसीज का पेयर है। फॉरेक्स से मुराद होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि करेंसी का एक्सचेंज किया जाना। और क्रिप्टो होती है डिजिटल करेंसी, जो कि फिज़िकली वजूद में नहीं होती और डिजिटल होती है, तो उसको क्रिप्टो कहते हैं। और जो एक्सचेंज की जाती है फॉरेन के साथ उसको फॉरेक्स कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है फॉरेक्स। तो इसमें हर पेयर के 6 लेटर्स हैं। अब 6 लेटर्स में जो पहले 3 वर्ड हैं वो एक करेंसी के हैं और लास्ट वाले 3 लेटर्स दूसरी करेंसी के हैं। अब 3 लेटर्स में जो हैं इनमें से भी 2 पहले वाले लेटर्स उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और जो लास्ट वाला लेटर थर्ड है वो उस करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखें US यानी कि यूनाइटेड स्टेट और उसकी करेंसी क्या होगी? डॉलर। अब ये देखें EU यूरो और रिबल। अब ये देखें कि पहले 2 वर्ड जो हैं वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड लेटर जो है वो उस करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज़ को मिला के 6 लेटर्स पूरे होते हैं और 3-3 लेटर का एक करेंसी है और 2 करेंसियाँ मिल के 6 लेटर्स बनाती हैं जिनको हम पेयर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें होता क्या है, इसमें 2 चीज़ों से आर्डर लिए जाते हैं, एक सेलिंग से और एक बाइंग से। मेरे पीछे जो चार्ट ओपन कर लेता हूँ फॉरेक्स का ही। अच्छा, अब सीन क्या है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमें फॉरेक्स करनी है। अब फॉरेक्स करने के लिए ज़रूरी क्या है? फॉरेक्स के लिए 3 टाइप्स के एनालिसिस किए जाते हैं, जिनमें से एक टेक्निकल एनालिसिस है और एक फंडामेंटल एनालिसिस है और एक सेंटीमेंटल एनालिसिस है। अब टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है टेक्निकल होगा, यानी कि हमारी जो स्क्रीन है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस स्क्रीन को देखते हैं जितना एनालिसिस करेंगे बाय करना है या सेल करना है, इसको हम कहेंगे टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? जो कि हम इस चीज़ की खबर रखेंगे कि इस करेंसी के बारे में क्या इवेंट आने वाला है, इसको किस तरह से वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्यूचर में। तो उसके लिए हम एक अलग से साइट यूज़ करते हैं, वेबसाइट। तो वो आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे जब इस फंडामेंटल एनालिसिस को हम पढ़ रहे होंगे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और थर्ड नंबर पे हमें सेंटीमेंटल एनालिसिस चाहिए होते हैं। अब वो सेंटीमेंटल एनालिसिस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आते हैं। टेक्निकल सीखना आसान है, फंडामेंटल उससे भी ज़्यादा आसान है, सबसे मुश्किल होता है सेंटीमेंटल एनालिसिस। अब वो क्या होता है? वो ये होता है कि यहाँ अपनी स्क्रीन पे बैठ के उन लाखों करोड़ों अरबों ट्रेडर्स को अपने जहन में तसव्वुर करके उनके माइंड सेट को रीड करना, यानी कि साइकोलॉजी पढ़ना कि वो अभी क्या करने वाले हैं। इस चीज़ को सेंटीमेंटल एनालिसिस कहते हैं। अब ये चीज़ हमें बचाती है हमारे लॉस से। अब ये कैसे करते हैं वो भी हम इंशाल्लाह उसके अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। तो इसी वजह से कहते हैं ट्रेडिंग में साइकोलॉजी मास्टर कर लिया तो सब मास्टर कर लिया। तो अब इसमें फॉरेक्स में होता क्या है, ये तीनों एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल गया या बाय करना है या सेल करना है, तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा। अब ये देखें, मार्केट में होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेयर की सूरत में करेंसी होती है। अगर मार्केट ऊपर को मूव कर रही है ऐसे, इसका मतलब है कि उस 6 लेटर्स में जो पहले 3 लेटर्स हैं, पहली करेंसी है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो रही है तो हमें बाय का बटन प्रेस करना पड़ेगा। बाय को क्लिक करते ही हमने यूरो ख़रीद लिया। इसका मतलब जब यूरो ख़रीद लिया तो मार्केट का ऊपर जाना लाजिम है। लाजिम से मुराद हमारे प्रॉफिट के लिए जाना लाजिम है। इसके बरक्स अगर वो डाउन साइड मूव करती है तो हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। और इसके उलट अगर मार्केट हमें लगता है कि सेल जाएगी यहाँ से और हम सेल का बटन ही प्रेस करते हैं, तो इसका मतलब हमने USD ख़रीद लिया, यानी कि सेकंड करेंसी ख़रीद ली। बेसिकली ये सेल वर्ड है, लेकिन इसके जो बैक स्टोरी है वो बाय ही है। इसका मतलब है कि हमने उन लेटर्स में जो लास्ट 3 लेटर्स थे वो बाय कर लिए USD। हमें उम्मीद थी, हमें यकीन था कि USD स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए हमने सेल का बटन प्रेस कर दिया
अगर मार्केट से बाद नीचे जा रही है तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाने की बजाय अपवर्ड मूव देती है तो हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि लॉस और प्रॉफिट में कहता है एस एल और टी पी का। एस एल से मुराद होता है स्टॉप लॉस, यानी कि ऐसी लिमिट, ऐसी प्राइस कि जहाँ पे मार्केट जाते ऑर्डर ऑटो क्लोज हो जाए, वहाँ उससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त नहीं है नुकसान की। अब वो मैंने कहीं से ऑर्डर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्राइस से, और मैं चाहता हूँ कि मार्केट नीचे जाएगी, मुझे लगता है, मेरे एनालिसिस ये कहते हैं, लेकिन मार्केट जाती है ऊपर को, और मेरा लॉस बर्दाश्त करने की सकत है 100 रुपये। अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूंगा तो मार्केट जैसे इसको टच करेगी तो ऑटो पे मेरा लॉस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो मार्केट इसको भी क्रॉस करती चली जाएगी, जो कि लॉस 100 से बढ़ के 200 300 पहुँच जाएगा। इसी चीज़ को कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के लिए हम यहाँ से प्राइस देख लेते हैं। अब जो कि मैंने पहले बताया था, पिप्स ज़रूरी हैं, ये चीज़ मेजर करती है यहाँ से और यहाँ तक हमने पिप्स अपने मेजर कर लेने हैं, जिसका एक आसान टूल है, मैं आपको बताता हूँ। तो वो मेजर कर लेते हैं, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस पिप्स तक कितनी लॉट साइज़ में रखूँगा तो मेरा लॉस इतना होगा, $100 होगा, 200 होगा, 300 या कितना। इसके बाद मैंने बात की थी टीपी की। टीपी का मुराद होता है टेक प्रॉफिट। जैसे कि स्टॉप लॉस वाली साइड थी, इसी तरह टीपी वाली साइड है। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लालच ना करूँ, जैसे ही 200 का प्रॉफिट हो मार्केट मेरा ऑर्डर क्लोज़ कर दे तो ये लिमिट मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगा कि 200 यहाँ पे बनता है, तो यहाँ में जो प्राइस नज़र आ रही होगी मैं टीपी वाली जगह पे लिख दूँगा। वहाँ पे क्या होगा, मार्केट जैसे इसको टच करेगी ऑटो ऑर्डर क्लोज़ हो जाएगा, और मुझे इसके लिए मार्केट को हर वक्त ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बेनिफिट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं ऑर्डर क्लोज़ करने के लिए, अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए और टीपी को बचाने के लिए, ताकि हमें हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा नुकसान ना हो और हमारे लालच से ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। अब ये स्टॉप लॉस और टीपी कहाँ पे रखने चाहिए, कई लोगों के दिल में सवाल आ रहा होगा। अगर लॉस रखना है तो बिल्कुल साथ रख लेते हैं। तो इसका जवाब भाइयों ये है कि अगर हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, अब मार्केट को ऊपर या नीचे जाने के लिए मूवमेंट की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल ऐसे डाउन मूवमेंट नहीं करती और ना ही बिल्कुल ऐसे सीधे, वो ऐसे जिग जैग पैटर्न में अप और डाउन मूव करती है। और लेट्स सपोज अगर मैंने अपना एसएल यहाँ पे रखा है तो वो मार्केट क्या करेगी, नीचे उसने जाना भी हुआ, हमारा सब कुछ एनालिसिस ठीक भी हुए, वो थोड़ा सा ऊपर तो जाएगी, क्योंकि उसने ऐसे डायरेक्ट नीचे तो मूव नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा तो वो डायरेक्ट हिट हो जाएगा, इसलिए उसके बाद ज़्यादा अफसोस होगा कि मेरा एसएल हिट करके मार्केट प्रॉफिट में चली गई। तो इस रैकेट से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं एक एनालिसिस, यानी कि वो हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, कितना सेफ है। अगर वहाँ पे क्रॉस कर गई तो इसका मतलब है कि मार्केट जाने ही ऊपर जा रही थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करके प्रॉफिट चली गई। लेकिन ऐसा होता है, मेरे साथ स्टिल होता है, ऐसा नहीं है कि ये बुरी चीज़ है। अच्छा, तो हमें इस वीडियो में समझ आ गया। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मार्केट्स की टाइप्स को, उसके एनालिसिस टाइप्स को, और कौन से एनालिसिस ज़रूरी हैं। वो अगर आपका सवाल आ रहा है तो भाई तीनों एनालिसिस इतने ही ज़रूरी हैं जैसे कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। किसी भी एक एनालिसिस को छोड़ नहीं सकते हम, बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत आसान है, जैसा इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ईजी रहेंगे, समझने में आसान होगा, और हम सिर्फ काम की बातें करेंगे, कोई इधर उधर की मोटिवेशन ये वो नहीं करेंगे। अलबत्ता साइकोलॉजी की अलग से क्लास होगी जिसमें माइंड सेट बनाया जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो वही एक आपको लेक्चर टाइप क्लास लगेगी, लेकिन मजबूरी है मेरा लेक्चर देना और मजबूरी है आपका लेक्चर सुनना, उसके बगैर आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। जितना भी अच्छा सीख जाएं, जितना भी अच्छा कर लें, प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।